अब वह थोड़ी सी कंफर्ट थी अथर्व के सामने होने पर, लेकिन यह सवाल पूछकर उसने फिर से अपने लिए कहीं परेशानी तो नहीं ना खड़ी कर ली। आरोही अथर्व की ओर देखती हुई अपने मन में सोचने लगती है। अथर्व आरोही का सवाल सुन बाहर जाते हुए अपने कदमों को रोक लेता है और मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। अथर्व को आरोही का इस तरह से पूछना अच्छा लग रहा था। वह गौर से आरोही को देखता है, जो इस वक्त डरी हुई नजरें झुकाए खड़ी थी। जल्दी आ जाऊंगा, अथर्व बड़े ही आराम से आरोही को जवाब देता है। इस वक्त उसकी आवाज में प्यार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुस्सा भी नहीं था। अथर्व की आवाज सुन आरोही नजर उठाकर अथर्व की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अथर्व इतना बोल वापस दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे के पास पहुंच वह जैसे ही डोर को खोलता है और बाहर निकलने वाला होता है, उसे कुछ याद आता है। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रॉली वहीं खड़ी करता है और वापस आरोही के पास आता है। अपने पैंट के पॉकेट से अपना पर्स निकाल वह कुछ कार्ड निकाल आरोही के सामने करता है। यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और अपने अकाउंट से पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन तुम्हें उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अथर्व अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को आरोही की तरफ बढ़ाता हुआ आरोही से बोलता है। आरोही हैरानी से अथर्व को देख रही थी। क्या यह वही अथर्व है जो उससे सीधी मुंह से बात भी नहीं कर रहा था? आरोही अथर्व की तरफ देखती हुई मन में सोचती है। ऐसे देख क्या रही हो, लो इसे। अथर्व आरोही से बोलता है। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे आप ही रखें। आरोही अपने हाथ से उन कार्ड को अथर्व की तरफ करती हुई अथर्व से बोलती है। क्या सच में तुम्हें एक बार में कही हुई मेरी बातें समझ में नहीं आती? अथर्व बड़े ही आराम से आरोही से बोलता है और अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को अपने दूसरे हाथ से आरोही का हाथ उठा उसमें रख देता है और उसकी हथेली को बंद करता है। वाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक है। अथर्व आरोही के हाथ में पकड़े हुए कार्ड की तरफ अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलता है। आरोही तो जैसे बुत बनी हुई खड़ी थी। अथर्व का इस तरह से उसका हाथ पकड़ने से उसकी तो जैसे सांस ही थम गई थी। अथर्व ने अभी भी अपने दोनों हाथों से आरोही के एक हाथ को पकड़ रखा था। आरोही स्टैचू बनी बस अथर्व को एकटक देखी जा रही थी। ध्यान रखना अपना। अथर्व अपने एक हाथ को उठा आरोही के चेहरे पर रखता हुआ उससे बोलता है और फिर तुरंत वहां से निकल जाता है। आरोही स्टैचू बनी अभी वहीं खड़ी जाते हुए अथर्व को देख रही थी। अथर्व को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इधर आरोही दादी माँ की परमिशन से साउथ इंडिया के एक आयुर्वेदाचार्य से जीविका जी का इलाज करवाती है। बड़े ही रिक्वेस्ट करने पर वह आयुर्वेदाचार्य यहाँ आकर जीविका जी का इलाज कर रहे थे, जिससे मिसेज जीविका सिंघानिया अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उन्हें अब पहले की पुरानी बातें भी याद आ रही थी और अब वह सभी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती भी थी। लेकिन वह आरोही को सिर्फ केयर टेकर ही समझ रही थी। मिस्टर मनीष सिंघानिया की हालत भी अब स्टेबल थी। डॉक्टर के अनुसार अब वह किसी भी वक्त होश में आ सकते थे। सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। चांदनी भी अब ऑफिस के माहौल में ढल चुकी थी और वह भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसके और आरुष के बीच अभी सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन आरुष कोशिश में लगा हुआ था। आरोही और आरुष के बीच भी अब अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। चांदनी और आरोही की भी खूब बनती थी। दादी माँ घर का माहौल देखकर अब बहुत खुश थी। उनका लिया गया निर्णय सही साबित हो रहा था। बस अब उन्हें इंतजार था तो अथर्व के वापस लौटकर आने का और मिस्टर मनीष सिंघानिया के ठीक होने का इंतजार था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। आरोही जब भी अपने रूम में जाती उसे अथर्व की कमी खलती, इसलिए वह अब ज्यादातर वक्त चांदनी के रूम में ही बिताया करती थी। मिसेज जीविका सिंघानिया का इलाज कर रहे आयुर्वेदाचार्य ने मिसेज जीविका सिंघानिया को अपनी साउथ इंडिया के आयुर्वेदिक केंद्र पर आकर कुछ थेरेपी लेने के लिए कहा, जो कि उन्हें यहाँ आकर देना संभव नहीं था। इसलिए आरोही चांदनी और श्रीमती जीविका जी को लेकर साउथ इंडिया के उस आयुर्वेदिक सेंटर पर जाता है। वहां मिसेज जीविका सिंघानिया को लगभग 2 महीने या उससे अधिक वक्त तक रुकना पड़ सकता था। इसलिए आरुष वहां चांदनी और आरोही को अपने कुछ आदमियों के साथ छोड़कर वापस दिल्ली आ जाता है, क्योंकि उसे यहाँ का बिजनेस, घर और मिस्टर मनीष सिंघानिया की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। वहां आरोही और चांदनी
दोनों ही मिसेज जीविका जी का अच्छे से ध्यान रखती हुई उनकी पूरी थेरेपी को कंप्लीट करवा रही थी, जिसका असर मिसेज जीविका जी पर हो भी रहा था। अब तक लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले थे। कुछ ही दिनों में मिसेज जीविका जी का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाला था और वह चांदनी और आरोही के साथ वापस दिल्ली अपने घर जाने वाली थी। अथर्व को भी गए हुए 3 महीने कंप्लीट होने वाले थे। इन 3 महीनों में अथर्व ने ना ही कभी आरोही को फोन किया और ना ही आरोही ने कभी अथर्व से बात करने की कोशिश की। उसे अथर्व की याद तो आती थी, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। आरुष हर रोज चांदनी के पास फोन करता और घंटों से कभी ऑफिस की, कभी घर की, कभी इधर उधर की बातें करता रहता। आरोही जब भी चांदनी और आरुष को इस तरह से बात करते हुए देखती, तो उसे भी अथर्व की कमी खलती। काश उसका और अथर्व का रिश्ता भी ऐसे ही प्यार भरा होता। आरोही चांदनी को बात करते हुए देख अपने मन में सोचती, भले ही अथर्व से उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह कुछ पल जब अथर्व ने उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया था, वह उन्हीं को याद करके खुश हो लेती। आखिर था तो वह उसका हस्बैंड ही। अथर्व उसे अपना माने या ना माने, लेकिन सच में उससे रिश्ता तो उसका जुड़ ही चुका था। आरोही भी कहीं ना कहीं अथर्व को अब धीरे धीरे अपना रही थी। एक दिन आरोही घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट के लिए निकलती है। वैसे तो आरुष ने हर काम के लिए वहां अपने आदमियों को रख रखा था, लेकिन आरोही कुछ कामों को खुद ही करना पसंद करती थी। इसलिए वह आरुष के आदमियों को मना कर देती है और अकेली ही मार्केट के लिए निकल जाती है। वह पैदल रोड के किनारे चल रही थी, तभी दौड़ता हुआ एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिससे आरोही के हाथ में पकड़ा हुआ बैग जिसमें सामान रखा हुआ था, जमीन पर गिर जाता है। बैग के गिरने की वजह से कुछ सामान इधर उधर बिखर जाते हैं। आरोही गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाती है और नीचे बैठकर अपने बिखरे हुए सामानों को वापस झोले में डालने लगती है। तभी जो आदमी दौड़कर जा रहा था, आरोही की आवाज सुनकर रुक जाता है और मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही जो कि गिरे हुए सामानों को उठाकर अपने बैग में रख रही थी, उसे देखकर उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। आरोही अब उस आदमी पर ध्यान न देकर अपना सामान उठा आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह आदमी अब उससे कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। लगभग 20 मिनट बाद आरोही जब सारी शॉपिंग करके मार्केट से बाहर निकलती है, तभी एक खाली सुनसान जगह पर किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख उसे बेहोश कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आरोही अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वहां एक मारुति वैन आती है और दो आदमी आरोही को उठाकर उसे वैन में डाल देते हैं और खुद भी उसमें बैठ वहां से चले जाते हैं। इधर काफी देर हो जाने के बाद भी जब आरोही घर नहीं आती, तो चांदनी आरोही को फोन करती है, लेकिन आरोही का फोन इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। आरोही कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करती थी, इसलिए अब चांदनी परेशान हो रही थी। रात होने को आई थी, लेकिन अभी भी आरोही का कोई पता नहीं था। चांदनी आरुष के आदमियों से आरोही को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन आदमियों को आरोही का कोई पता नहीं चलता। मिसेस जीविका जी इस वक्त उस आयुर्वेदिक केंद्र में ही थी। घर पर जहां आरोही और चांदनी रुकी हुई थी, वहां इस वक्त सिर्फ चांदनी और आरुष के कुछ आदमी ही मौजूद थे। काफी देर बाद चांदनी आरुष के एक आदमी को फोन करती है, जो उन आदमियों का बॉस था, और आरोही के बारे में पूछती है। वह आदमी बताता है कि अभी आरोही का कोई पता नहीं चला है, अभी वह उसे ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही पता चलता है, वह चांदनी को कॉल करके बता देंगे। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद चांदनी अब हैरानी से रूम में इधर उधर घूम रही थी। उसे बहुत ही घबराहट और बेचैनी हो रही थी। इस वक्त वह जानती थी आरुष ने जिन आदमियों को भी यहाँ रखा है, वह बहुत काबिल हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, चांदनी की बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। इसी बेचैनी और घबराहट में वह आरुष को फोन लगाती है, मगर अफसोस आरुष का फोन इस वक्त नॉट रीचेबल आ रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब आरुष का फोन नहीं मिलता, तो वह घबराहट में अथर्व के पास कॉल कर देती है। कुछ रिंग जाने के बाद अथर्व कॉल रिसीव करता है। हाँ चांदनी, क्या हुआ? तुमने आज मुझे कैसे फोन किया? अथर्व चांदनी से बोलता है। अथर्व जो कि इस वक्त अभी अभी अपने अपार्टमेंट में आया था और फोन बेड पर रख पहने हुए कपड़ों को चेंज करने वाला था, चांदनी का नंबर देख वह फोन रिसीव कर लेता है। हेलो अथर्व भाई,
अथर्व की आवाज सुन चांदनी इतना ही बोल पाती है। हाँ चांदनी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई परेशानी है? चांदनी की घबराहट भरी आवाज सुनकर अथर्व चांदनी से पूछता है। अथर्व भाई, वह घबराहट की वजह से चांदनी बस इतना ही बोल पाई थी। हाँ चांदनी, क्या बात है, बताओ मुझे। चांदनी की आवाज सुनकर अथर्व बोलता है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि जरूर कोई बात बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से चांदनी इस तरह से बोल रही है। आज सुबह से ही उसके सामने न जाने क्यों आरोही का चेहरा बार बार आ रहा था। वैसे तो वो जब से यहाँ आया था, एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब उसने आरोही को याद नहीं किया हो। आरोही के लिए उसके दिल में एक अजीब सी तड़प होती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। वह आरोही के पास फोन इसलिए नहीं करता था कि कहीं आरोही की आवाज सुन, जो उसने अब तक खुद पर कंट्रोल रखा हुआ है, वह खो ना दे। और अब चांदनी को इस तरह से बोलता हुआ देख उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से चांदनी इस तरह से बोल रही है। वह अथर्व भाई, आरोही भाभी का कहीं पता नहीं चल रहा। चांदनी जल्दी से अथर्व से बोलती है। क्या कहा तुमने? साफ साफ बताओ। अथर्व चांदनी की आवाज सुन बोलता है। चांदनी की आवाज सुन आरोही को लेकर उसके मन में जो अभी कुछ देर पहले डर उठा था, वह अब सच हो रहा था। बोलो चांदनी, क्या बात है? मुझे साफ साफ पूरी बात बताओ। अथर्व फिर से चांदनी से पूछता है। अथर्व के पूछने पर चांदनी सारी बात अथर्व को बताती है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा आरोही को। अथर्व चांदनी से बोलता है और तुरंत फोन डिस्कनेक्ट करता है। वह अपने प्राइवेट जेट से तुरंत वहां के लिए निकलता है। उसने अब तक फोन करके अपने आदमियों को वहां आरोही को ढूंढने के काम में लगा दिया था। अथर्व अब वहां पहुंच चुका था। उसके आदमियों ने अब तक काफी कुछ आरोही के बारे में पता लगा लिया था। अथर्व अपने प्राइवेट जेट से उतरकर कार के पास आता है। उसके कुछ आदमी पहले ही उसे रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। वह उनके साथ काफी दिनों से बंद पड़े हुए एक होटल के पास पहुंचता है। जैसे ही वह अपनी कार से उतरता है, उसे कुछ आदमी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। बॉस, यहाँ तक तो हमने पता लगा लिया, लेकिन इसके आगे मैम कहाँ गई, हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये पूरी जगह हमने अच्छी तरह से चेक कर ली है, लेकिन यहाँ कहीं भी मैम नहीं मिली। लास्ट लोकेशन मैम की इसी जगह पर हमें मिली है। कई जगह की सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाल ली। वह आदमी मैम को लेकर इसी जगह पर आए हैं। उन आदमियों को हमने पकड़ भी लिया है, लेकिन मैम का हमें कहीं पता नहीं चल पा रहा है कि वह इस वक्त कहाँ पर हैं। उन आदमियों को भी मैम के बारे में कुछ पता नहीं है। हमने उन्हें बहुत मारा और उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, उन्हें भी मैम इस वक्त कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद तो उनके फरिश्ते भी हमें बता देते। उनका भी यह कहना है कि वह मैम को लेकर यहाँ आए थे, लेकिन वे अचानक से कहीं छुप गईं, जिसके बाद वह भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। अथर्व के सामने खड़ा हुआ वह आदमी अथर्व से बोलता है। अथर्व गौर से अपने उस आदमी की बात सुन रहा था। कौन लोग थे वह? अथर्व गुस्से भरी आवाज में अपने आदमियों से पूछता है। बॉस, वह यहाँ के ऐसे टपोरी टाइप के ही आदमी थे। उनका काम यही चोरी चकारी करना और लड़कियों को उठाकर उनके साथ रेप करना है। कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन हर बार यहाँ के पॉलिटिकल लीडर के सपोर्ट की वजह से वे छूटकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में यह सब उनकी बहुत मदद करते हैं। अथर्व का वह आदमी अथर्व को बताता है। ठीक है, अब वह किसी काम के नहीं बचने चाहिए, वरना तुम लोग किसी काम के नहीं रहोगे। अथर्व अपने उस आदमी को धमकाता हुआ बोलता है और वहां से चला जाता है। वह आदमी भी अथर्व के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। अथर्व, यह होटल कितने टाइम से बंद है? बस यही 15-20 दिन से। अथर्व के पीछे चल रहा आदमी अथर्व से बोलता है। और इस होटल के बंद होने का रीजन? अथर्व अपने आदमी से पूछता है। बॉस, पता यह चला है कि यह जमीन गवर्नमेंट की है और इसे इनलीगल तरीके से खरीदकर इस पर यह होटल बनाया गया है। बस इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। अथर्व के साथ चलता हुआ आदमी उसे बताता है। अथर्व उस आदमी की बात सुन सिर्फ हाँ कहकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए वह होटल के अंदर पहुंचता है। मैं और मेरे आदमियों ने इस होटल का हर एक कोना बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है। वह आदमी अथर्व को एक कमरे की तरफ जाते हुए देख बोलता है। शट अप, मैं तुमसे पूछा कुछ?
अथर्व काफी गुस्से में उस आदमी को डांटते हुए बोलता है। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह आदमी खामोश होकर एक जगह रुक जाता है। रिसेप्शन से कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक रूम दिखता है। अथर्व उस रूम के अंदर जाता है। वह बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। कुछ देर एक जगह खड़ा रहकर उस रूम को देखने के बाद अथर्व उस रूम से वापस निकल जाता है। उसके आदमी भी उसके पीछे थे। तुम लोग यहीं रुको, अथर्व अपने आदमियों से बोलता है। अथर्व की बात सुन उसके आदमी वहीं रुक जाते हैं। अथर्व उस ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हर एक रूम को चेक करता है। सभी रूम को चेक करने के बाद वह गैलरी से होता हुआ पीछे के एरिया में जाता है। बैकयार्ड में पहुंच उसे एक बहुत बड़ा हॉलनुमा रूम दिखता है। अथर्व उसके अंदर चला जाता है। इस वक्त वह बिल्कुल अकेला था। उस हॉलनुमा रूम में जब अथर्व पहुंचता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे वह जगह काफी ठंडी महसूस होती है। वह गौर से देखता है तो उस जगह पर बड़े बड़े फ्रीजर रखे हुए थे और काफी सारी बोरी भी रखी हुई थी जिनमें सामान भरा हुआ था। अथर्व उन बोरियों के पास जाता है और उन्हें चेक करता है। उसमें किचन के सामान थे। अथर्व को अब कुछ समझ में नहीं आता कि वह आरोही को कहाँ ढूंढे। वह उस जगह को गौर से देखकर वहां से बाहर निकलने वाला होता है। जैसे ही वह कुछ कदम बाहर की ओर बढ़ाता है वह कुछ सोचकर वहीं रुक जाता है और मुड़कर वापस उस हॉलनुमा रूम को देखता है और वापस उस रूम के अंदर आता है। उस रूम में जो कई सारे बड़े बड़े फ्रीजर रखे हुए थे, अथर्व उन फ्रीजर के पास आता है। वह बारी बारी से हर एक फ्रीजर को खोलता है और उसे चेक कर उसे बंद कर देता है। 3 या 4 फ्रीजर को चेक करने के बाद वह जैसे ही अगले फ्रीजर को खोलता है उसमें वह पाता है कि बर्फ उस फ्रीजर के ऊपरी हिस्से तक जमी हुई है। बाकी के फ्रीजर में क्या रखा हुआ था यह उसे साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इस फ्रीजर में उसे यह तो समझ में आ रहा था कि बर्फ नीचे कुछ है, लेकिन उसे अच्छी तरह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी गौर से जब वह देखता है तो उसे कुछ धुंधली सी चीज दिखाई देती है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बर्फ के नीचे क्या चीज है। कुछ देर तक उस चीज को देखकर समझने की कोशिश करते रहने के बाद जब अथर्व को यह नहीं समझ आता कि वह क्या चीज है तो अथर्व उस फ्रीजर को दोबारा बंद करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन न जाने क्यों 2 कदम बढ़ाने के बाद भी वह अपने तीसरे कदम को नहीं बढ़ा पाता। वह वापस उस फ्रीजर के पास लौटता है और उसे खोल फिर से उस चीज को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले भी कोशिश की थी, इसलिए अब वह आसपास नजरें दौड़ाता है जिससे वह उस बर्फ को तोड़कर निकाल सके और नीचे दबी हुई चीज को देख सके। कहीं ना कहीं उसका दिल एक अलग डर से कांप रहा था। उसके दिमाग में सब जो बात आई थी वह सच ना हो जाए, लगातार यही सोच रहा था। पहले तो वह उस फ्रीजर को ऑफ करने के लिए उसके वायर को ढूंढता है कि उसका वायर और स्विच बोर्ड कहाँ है जिससे वह उस फ्रीजर को ऑफ कर सके। वह उस फ्रीजर के पीछे लगे हुए वायर के सहारे स्विच बोर्ड तक पहुंचता है और वह उस स्विच बोर्ड से स्विच को ऑफ कर उस फ्रीजर से प्लग को निकाल देता है। अब अथर्व यह सब तेजी से कर रहा था। अब उसे उस फ्रीजर में जमी हुई बर्फ को तोड़ने के लिए किसी चीज को ढूंढना था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक कार्टन में बहुत सारे बारबेक्यू बिलो टार्च रखे हुए दिखते हैं, जिसे देखकर अथर्व के चेहरे पर जो परेशानी थी थोड़ी कम होती है। वह उन्हें उठाकर उस फ्रीजर के पास ले आता है और उसे ऑन कर बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है। इस वक्त उसे कुछ और नहीं समझ में आ रहा था। उसने अभी कुछ बारबेक्यू ब्लू टॉर्च ही यूज किए थे और बर्फ भी काफी हद तक पिघल चुकी थी, लेकिन अभी भी उस बर्फ के नीचे दबी हुई चीज तक पहुंचना आसान नहीं था। इतने में अथर्व के कुछ आदमी भी वहां पहुंच चुके थे और अथर्व के कहने पर वह भी बारबेक्यू ब्लू टॉर्च को लेकर उस बर्फ को पिघलाने लगे थे। कुछ ही मिनट में वह बर्फ पिघल जाती है। अथर्व को अब नीचे पड़ी हुई चीज साफ दिख रही थी। वह कोई इंसान था। उसका चेहरा तो क्लियर नहीं था, लेकिन अथर्व को जब यह समझ में आता है कि बर्फ के नीचे दबा हुआ कोई इंसान ही है तो उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। वह फौरन झुककर उस इंसान के दोनों हाथ पकड़ उसे ऊपर खींचता है। अब उस इंसान का चेहरा और कंधे तक उसका हिस्सा पानी के बाहर आ चुका था। अब उस इंसान के चेहरे को देखकर अथर्व और उसके आसपास के खड़े उसके आदमियों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। यह कोई और नहीं बल्कि आरोही ही थी।
अतः फौरन आरोही को उस फ्रीजर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके पास ही खड़े उसके कुछ आदमी उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन वह सभी को मना कर देता है। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि आरोही को कोई और हाथ भी लगाए। उसने अब आरोही को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया था और इस वक्त आरोही उसकी बाहों में थी। आरोही का पूरा शरीर ठंड की वजह से सफेद पड़ चुका था। अथर आरोही को अपनी बाहों में लिए हुए आगे बढ़ रहा था। तुरंत इस होटल में रूम अरेंज करो और डॉक्टर को बुलाओ। अथर्व आगे बढ़ते हुए ही अपने आदमियों से बोलता है। तुरंत उस होटल का सबसे महंगा और आलीशान कमरा अथर्व के लिए खोल दिया जाता है। कुछ देर पहले अथर्व के आदमियों ने पूरा होटल चेक किया था, इसलिए उन्हें होटल के हर एक रूम के बारे में अच्छे से पता था। अथर्व आरोही को लिए उस रूम में पहुंचता है। इस वक्त आरोही के सारे कपड़े गीले थे। उसे अभी अभी किसी भी चीज से आरोही के कपड़ों को चेंज करना था, क्योंकि गीले कपड़े उसे और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अथर्व उस कमरे के बाथरूम में जाता है। वहां उसे एक बाथरूम मिलता है। वह उसे लेकर आता है और रूम की लाइट्स को ऑफ कर आरोही के सारे कपड़े उतार उसे बाथरूम पहनाता है। बाथरूम से हेयर ड्रायर ले वह आरोही के बालों को पहले टॉवल से सूखा, फिर हेयर ड्रायर से सुखाता है। लेकिन अभी भी आरोही का सफेद पड़ चुका शरीर नॉर्मल नहीं हो पाया था। अब तक डॉक्टर भी नहीं आए थे। अथर्व आरोही की दोनों हथेलियों को बारी बारी से रब करता हुआ उसे गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। उसने इस वक्त आरोही को इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। क्या हुआ डॉक्टर, अभी तक क्यों नहीं आया? चिल्लाता हुआ अथर्व दरवाजे की ओर देखता हुआ बोलता है। अथर्व की आवाज सुन डोर के बाहर खड़ा अथर्व का एक आदमी दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है। बॉस, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर पहुंचने वाले हैं। अथर्व का आदमी अथर्व से बोलता है। लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? क्या तुम लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है, जो तुम लोग हर काम इतनी लापरवाही से कर रहे हो? अपने आदमियों को देखता हुआ अथर्व उससे बोलता है। उसका आदमी अभी कुछ जवाब देता है, इसके पहले ही डॉक्टर आ चुके थे। अथर्व का आदमी अथर्व से बताता है। डॉक्टर के आने की बात सुनकर अथर्व अच्छी तरह से आरोही को ब्लैंकेट से कवर करता है। भेजो डॉक्टर को, अथर्व अपने आदमी से बोलता है। डॉक्टर अंदर आते हैं और आरोही के पास चेयर पर बैठकर आरोही को अच्छे से चेक करते हैं। मिस्टर अथर्व, लगता है काफी देर तक बर्फ में दबी रहीं, इसलिए इस वक्त इनकी हालत बहुत खराब है। मैं कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन इन्हें दे देता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी जल्दी होश नहीं आया तो फिर उनकी जान को बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर आरोही को इंजेक्शन लगाते हुए बोलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? कुछ भी कर, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तेरी जान लेने में मैं एक भी सेकंड नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर को कॉलर पकड़ते हुए अथर्व डॉक्टर से बोलता है। देखिए मिस्टर अथर्व, इस तरह मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, बाकी अगर कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो। डॉक्टर डरते हुए अथर्व से बोलता है। डॉक्टर की बात से अथर्व उसके कॉलर को छोड़ देता है और सवालिया नजरों से उस डॉक्टर को देखने लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अथर्व डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है। मैं बताता हूँ। डॉक्टर चेयर पर बैठता हुआ अथर्व से बोलता है। देखिए, ये जगह शहर से काफी दूर है और इस आसपास के एरिया में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल भी नहीं है जिसमें इन्हें एडमिट करके इनका इलाज किया जा सके। अगर कितनी भी जल्दी इन्हें आप अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर 20 से 25 मिनट लगेंगे, और ये 20-25 मिनट उनकी जान लेने के लिए काफ़ी हैं। इनका शरीर काफ़ी देर तक बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से बहुत बुरी हालत में है। इनके शरीर को गर्मी देने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर अथर्व की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अथर्व गौर से डॉक्टर की बात सुन रहा था। मैंने इन्हें इंजेक्शन तो लगा दिया है, अगर 5-10 मिनट में इनका शरीर नॉर्मल होना नहीं शुरू हुआ तो फिर। डॉक्टर इतना बोलकर कुछ देर के लिए रुक जाता है। डॉक्टर चुप क्यों हो? आगे बोलो जल्दी। तुम क्या कहना चाहते हो? अथर्व गुस्से भरी आवाज में डॉक्टर से बोलता है। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। डॉक्टर डरते हुए अथर्व से बोलते हैं। डॉक्टर, तू है या मैं इलाज कर लेता तो तेरी क्या जरूरत होती? डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखता हुआ अथर्व उनसे बोलता है। अभी बाहर मुझे किसी ने बताया कि ये आपकी वाइफ है। डॉक्टर अथर्व की तरफ देखते हुए बोलता है। हाँ, ये मेरी वाइफ है। अथर्व डॉक्टर से बोलता है। तो फिर आप उनके पति होने का फर्ज निभाइए, और बाकी का तो आप समझ ही गए होंगे। अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर उनसे बोलते हैं।
और वहां से चले जाते हैं। अथर्व को भी डॉक्टर की बात समझ में आ गई थी। आरोही के शरीर को इस वक्त अथर्व की जरूरत थी। अथर्व वहीं आरोही के पास उसका हाथ पकड़े हुए बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि इस इंजेक्शन का असर आरोही के ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। वह 5 मिनट तक आरोही का हाथ पकड़े यूं ही उसके चेहरे को निहारता हुआ बैठे रहता है। 5 मिनट बाद जब आरोही के शरीर के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता, तब अथर्व के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वह कैसे आरोही के साथ ये सब कर सकता है? भले ही वह उसकी पत्नी थी, लेकिन बिना उसकी मर्जी के ये सब करना सही नहीं था। लेकिन इस वक्त आरोही की जान बचाना सही गलत सोचने से ज्यादा जरूरी था। बीते वक्त के साथ अथर्व खुद को तैयार कर रहा था। आरोही क्या सोचेगी उसके बारे में कि उसने आरोही की ऐसी हालत का फायदा उठाया। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगी। आरोही के चेहरे की ओर देखते हुए अथर्व लगातार सोचे जा रहा था। मुझे ये करना ही होगा। तुम्हारी जान बचाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। मैं इस वक्त कुछ और नहीं सोच सकता। आरोही के चेहरे पर अपनी हथेली को फिराता हुआ अथर्व बोलता है। आरोही का सांवला सलोना चेहरा, जिसे पहली बार में ही देखकर अथर्व फिदा हो गया था, जिस चेहरे ने पहली बार में ही अथर्व के दिल में अपनी जगह बना ली थी, आज वह बेजान और सफेद पड़ा हुआ था। यह देखकर अथर्व दिल ही दिल में तड़प रहा था। अथर्व झुककर आरोही के माथे पर अपने होंठ रखता है। उसका ठंडा पड़ा माथा अथर्व की आंखों में इस वक्त नमी भर देता है। सॉरी आरोही, बहुत दर्द झेला है तुमने मेरी वजह से। बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। आज सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। आरोही की हथेली को पकड़ उसे चूमता हुआ अथर्व बोलता है। इस वक्त उसकी आंखों में नमी के साथ साथ लाली भी उभर आई थी। अथर्व आरोही के ऊपर पड़ा हुआ ब्लैंकेट हटाता है और उसे बेड पर थोड़ा सा एडजस्ट कर अपने लिए जगह बनाता है। अपनी पहनी हुई शर्ट, जो कि गीली हो चुकी थी, अथर्व उसे निकाल कर फेंक देता है। वह अपने पूरे कपड़े निकाल, जो कि आरोही को उस फ्रीजर से निकालते वक्त गीले हो चुके थे, जमीन पर फेंक देता है। वह आरोही के बगल में बैठता है और आरोही को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वह इस वक्त आरोही के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर निहार रहा था। अथर्व उसके हाथों को रब करने लगा, लेकिन आरोही की बॉडी रब करने से भी गर्म नहीं हो रही थी। अथर्व ने आधे घंटे तक आरोही के हाथों पैरों को रब किया, लेकिन आरोही की बॉडी अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी। अथर्व को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अथर्व के पास आरोही के शरीर के बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने का यही एक लास्ट ऑप्शन था कि वह अपनी शरीर की गर्माहट उसे दे। अथर्व सोच रहा था उसके इस फैसले से आरोही कैसे रिएक्ट करेगी, पर इस वक्त अथर्व को आरोही की चिंता हो रही थी। अथर्व ने आरोही के चेहरे को देखकर एक गहरी सांस ली। अथर्व ने आरोही के ऊपर से कंबल हटा दिया। आरोही ने बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें वह काफी हॉट नजर आ रही थी। बाथरोब लूज होने की वजह से उस शर्ट में से आरोही की पूरी चेस्ट दिख रही थी, जिसे देखकर अथर्व का गला सूखने लगा। अथर्व ने हल्के हाथों से आरोही के बाथरोब को खोला। आरोही के बाथरोब खोलते समय अथर्व के हाथ हल्के से कांप रहे थे। तुम्हें क्या हुआ अथर्व? आज तू इतना क्यों हिचकिचा रहा है? वह तेरी बीवी है, तेरा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। उसकी ये हालत तेरे कारण हुई है, जो तुझे ही ठीक करनी पड़ेगी। अथर्व इस वक्त सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि आज पहली बार वह अपने असूलों के खिलाफ जाकर आरोही की जान बचाने के बारे में सोच रहा था। अथर्व उसके चेहरे को देख देख कर उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए धीरे से प्यार से बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना बीवी, लेकिन मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी ठंड कम करने का। आरोही अथर्व की बातों को समझने की स्थिति में नहीं थी। अथर्व ने उसके ऊपर आकर नीचे झुककर आरोही के होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। अथर्व बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था, लेकिन आरोही के होठों को किस करते हुए उसकी किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। 20 मिनट अथर्व की किस डीप होने के साथ साथ बाइल भी होती जा रही थी। वहीं आरोही के होठों को किस करते हुए बाइट कर रहा था, जिसे आरोही की उंगलियों में थोड़ी सी हरकतें होने लगी। अथर्व आरोही के होठों से अलग होकर गर्दन कॉलर बोन पर अपने लब बाइट देने लगा। आरोही की फिगर काफी अट्रैक्टिव और परफेक्ट शेप में थी, जिसे देखकर छूने की चाहत अथर्व के दिल में कब से थी। अथर्व ने आज तक ऐसी फीलिंग को इतने प्यार और करीब से महसूस नहीं की थी। उसके होठों को किस करने लगा।
अतर्व जेंटल होकर सारी चीजें कर रहा था। अतर्व आरोही की उंगलियों में बड़े प्यार से अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथों को बेड पे प्रेस करते हुए उसके होठों को किस करने लगा। आरोही के ऊपर होने से खुद को कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था। अतर्व ने मजबूत से आरोही के दोनों हाथ पकड़े और किस करते ही उसने आरोही के अंदर खुद को समा दिया, जिससे आरोही की चीख निकल गई। लेकिन अथर्व के किस करने से उसकी चीख मुंह के अंदर दबी रही। आरोही होश में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू एक साइड में से बूंद निकलकर कुशन पर आ गई, क्योंकि आरोही पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसे उसे अथर्व के अंदर समा जाने पर दर्द महसूस हुआ था। थोड़ी देर बाद आरोही की सिसकियों और अथर्व की सांसें लेने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। एक दिल में प्यार का एहसास होने लगा, वहीं दूसरे दिल में इस एहसास की कुछ शुरुआत होने आई थी। कुछ देर बाद सुबह के 5 बजने को आने वाले थे, तब जाकर आरोही की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। दोनों की हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो दोनों अभी समंदर में डुबकी लगाकर बाहर आए हों। अगली सुबह अतर बेड पर आरोही के बगल में लेटा हुआ अपने हाथों के सहारे अपने सर को टिकाए हुए आरोही को ही देख रहा था। अब उसके चेहरे की सफेदी खत्म हो गई थी। उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। उसके शरीर का टेम्परेचर भी नॉर्मल था। वह इस वक्त खतरे से बाहर थी। सुबह उगने वाले सूरज की किरणें खिड़की पर लगे पर्दों से छनकर आरोही के चेहरे को छू रही थी। उसके बालों की एक लट जाकर उसके चेहरे पर लहरा रही थी। अथर्व अपने एक हाथ को उठा उसके चेहरे पर आने वाली उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे करता है और अपनी हथेली उसके चेहरे पर रख उसे सहलाता हुआ गौर से देखता है। कुछ ही देर में दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। अथर्व, जो आरोही को देखने में खोया हुआ था, दरवाजे की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटता है और वह उठकर दरवाजे को खोलने के लिए उसके पास जाता है। उसने अपने और आरोही के लिए कपड़े मंगवाए थे। दरवाजे को खोलकर अथर्व अपने आदमी के हाथ में पकड़े हुए पैकेट को लेता है और वापस दरवाजा बंद कर रूम में आरोही के पास आता है। पहले वह पैकेट से आरोही के कपड़े निकाल उसे पहनाता है और फिर खुद के कपड़े पहनता है। आरोही अभी भी बेहोश थी। उसे होश तो नहीं आया था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर थी। अथर्व को इसी बात की तसल्ली थी। दोनों ने अब कपड़े पहन लिए थे। तभी दरवाजे पर एक बार और खटखटाने की आवाज आती है। अथर्व एक नजर आरोही को देख उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करता है और दरवाजे को खोलता है। इस बार दरवाजे पर चांदनी थी। रात में ही अथर्व ने चांदनी को फोन करके बता दिया था कि आरोही मिल चुकी है और उसे सुबह अपने आदमियों को भेजकर यहाँ बुलवाया था। भाई, आरोही भाभी ठीक तो है? रूम के अंदर आती हुई चांदनी अथर्व से पूछती है। हाँ, वह ठीक है, सो रही है अभी। अथर्व बेड पर सोती हुई आरोही की तरफ इशारा करते हुए चांदनी से बोलता है। थैंक गॉड भाई, आरोही भाभी मिल गई, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए चांदनी अथर्व से बोलती है। आरोही को ठीक देखकर सच में उसे बहुत राहत मिली थी। वैसे भाई, ये ऐसे क्यों सो रही है? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत गहरी नींद में है। कंफ्यूज नजरों से आरोही को देखती हुई चांदनी अथर्व से सवाल करती है। हाँ, उसे मेडिसिन दी गई है, बस उसी का असर है। वह अभी गहरी नींद में ही है। अथर्व अपने पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाले हुए आरोही की तरफ देखते हुए ही चांदनी से बोलता है। वह दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी चांदनी के फोन की रिंग सुनाई देती है। चांदनी अपने पर्स में से अपना फोन निकाल उसे देखती है। उसकी स्क्रीन पर आरुष का नाम फ्लैश हो रहा था। देखा भाई, कल न जाने कितनी बार मैंने इनका फोन ट्राई किया और हर बार इनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। कल एक बार भी इन्होंने फोन करके यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम दो लड़कियां अकेले कैसी हैं, और अब देखो फोन कर रहे हैं। फोन की स्क्रीन को अथर्व के सामने कर उसे दिखाती हुई चांदनी अथर्व से बोलती है। चांदनी के इस तरह से बोलने पर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कल उसकी मीटिंग थी और वह कल एक ऐसी जगह पर था जहां नेटवर्क नहीं था। बस इसी वजह से उसका फोन नहीं मिल रहा था। बात कर लो, वरना परेशान होगा। अथर्व चांदनी की तरफ देख मुस्कुराता हुआ उससे बोलता है। क्या सच में भाई, आप सच कह रहे हैं? चांदनी आंखें बड़ी कर हैरान होती हुई अथर्व से पूछती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अथर्व चांदनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है। नहीं भाई, मैं तो मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप वहां थे तो फिर इनके बारे में आपको कैसे पता? चांदनी अथर्व की तरफ देखती हुई
उससे सवाल करती है। हाँ, मैं वहां था, लेकिन मुझे यहाँ की हर एक खबर, हर एक पल की खबर होती है। अथर्व चांदनी से बोलता है। क्या सच भाई? चांदनी अथर्व से पूछती है। हाँ, सच में। तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर आउट ऑफ इंडिया हूँ तो यहाँ इंडिया में अपनी फैमिली की खबर नहीं रख सकता? क्या इतना गैर जिम्मेदार तुमने मुझे समझा है? अथर्व चांदनी से बोलता है। नहीं भाई, मैं जानती हूँ आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं। आप तो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। बचपन से देख रही हूँ आपको। चांदनी अथर्व से बोलती है। अच्छा चंदू, मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा, तो तुम आरोही का ध्यान अच्छी तरह से रखना। जब ये होश में आ जाती है तो इसे लेकर जहाँ तुम लोग जहाँ रहती हो वहाँ चली जाना, और आगे से कभी भी बिना सिक्योरिटी के तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये बात तुम भी समझ लो और इसे भी समझा देना। जब इसकी नींद खुल जाएगी तो। अथर्व चांदनी को सख्त लहजे में समझाता हुआ बोलता है। क्या भाई, आप भाभी से मिलेंगे नहीं? बिना उनके होश में आई यहाँ से चले जाएंगे? उदास होती हुई चांदनी अथर्व से सवाल करती है। नहीं, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा, तब इससे मिलूंगा। अभी मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अथर्व चांदनी की तरफ देखता हुआ उसे बोलता है। लेकिन भाई, भाभी आपको कहाँ मिली? चांदनी अथर्व से सवाल करती है। इसी होटल के बैकयार्ड में एक कोल्ड स्टोरेज है, उसमें रखे हुए फ्रीजर के अंदर यह बर्फ के नीचे दबी हुई थी। अथर्व आरोही की तरफ देखता हुआ उससे बोलता है। क्या कह रहे हैं भाई? फ्रीजर के अंदर बर्फ के नीचे? अपने मुंह पर हाथ रख हैरान और परेशान चेहरे से आरोही की तरफ देखती हुई चांदनी अथर्व से बोलती है। लेकिन भाई, भाभी वहां कैसे पहुंची? चांदनी फिर से अथर्व से सवाल करती है। शायद उन आदमियों से बचने के लिए इसने खुद को उसमें छुपाने की कोशिश की होगी, और फिर यह सब हो गया। अतर्व चांदनी से बताता है। ठीक है, अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, और इससे भी ज्यादा सवाल मत करना, क्योंकि रात में इसकी हालत बहुत खराब थी। अभी बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुई है, तो बिना ज्यादा सवाल किए जैसे ही इसे होश आएगा तुम इसे लेकर घर चली जाना। अथर्व आरोही की तरफ देख इशारा करते हुए चांदनी से बोलता है। इसी तरह कहता हुआ चांदनी को कुछ देर बातें समझाकर एक नजर आरोही को देख दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त वह आरोही को बिल्कुल भी छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन शायद उसका जाना बहुत जरूरी था, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। वह दरवाजे के पास पहुंचता है और मुड़कर फिर से बेड पर सोई हुई आरोही को देखता है और बेमन से रूम से बाहर निकल जाता है। अथर्व के जाने के बाद चांदनी डोर को बंद करती है और रूम में रखे हुए सोफे पर बैठ अपना फोन चलाने लगती है। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास आरोही की आंख खुलती है और वह गौर से सीलिंग को देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश करती है। अपने सर को पकड़ आरोही बेड पर बैठी है और इधर उधर नजरें दौड़ाती है। तभी उसे रूम में सोफे पर बैठी हुई चांदनी नजर आती है। चांदनी, तुम यहाँ? और इस वक्त मैं कहाँ हूँ? अपने सर को पकड़ी हुई आरोही चांदनी की तरफ देख उससे सवाल करती है। अरे आरोही भाभी, आपको होश आ गया? सोफे से उठती हुई चांदनी आरोही से बोलती है और आरोही के पास आकर बेड पर उसके पास ही बैठ उसके माथे को छूती है। क्या दर्द हो रहा है भाभी? परेशान होती हुई चांदनी आरोही से सवाल करती है। नहीं, दर्द बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सर पता नहीं क्यों बहुत भारी लग रहा है। बुझी हुई आवाज में आरोही चांदनी से बोलती है। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? कमरे में इधर उधर देखती हुई आरोही फिर से चांदनी से सवाल करती है। भाभी, इस वक्त हम होटल के एक रूम में हैं। चांदनी आरोही को बताती है। क्या कहा? होटल में? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? कुछ सोचते हुई आरोही चांदनी से बोलती है। भाभी, ये सारी बातें तो मुझे नहीं पता, बस चांदनी ने अभी इतना ही बोला था। आरोही को कुछ याद आता है और वह उसकी बात को बीच में ही रोक बोल पड़ती है। मैं तो फ्रीजर के अंदर, याद करती हुई आरोही इतना बोलती है और रुक जाती है। चांदनी, कुछ गुंडे बदमाश टाइप के आदमियों ने मुझे किडनैप करके ना जाने कहाँ ले गए थे, और मैं उनसे बचने के लिए फ्रीजर के अंदर छुप गई थी। फिर फ्रीजर लॉक हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है। याद करते हुए आरोही चांदनी से बोलती है। घबराहट और डर इस वक्त उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चांदनी भी आरोही को देख रही थी। बोलो ना चांदनी, मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ? आरोही परेशान होती हुई अपने पास ही बैठी चांदनी के कंधे को हिलाते हुए उससे सवाल करती है। इस वक्त ना जाने कितने ही ख्याल उसके दिमाग में आ और जा रहे थे। फिर वह चांदनी के कंधे को छोड़
अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से छूती हुई देखने लगती है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? फिर से परेशान होती हुई आरोही चांदनी से सवाल करती है। रिलैक्स भाभी, सब ठीक है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? चांदनी आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है। तुम बोलती क्यों नहीं चांदनी? मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ? क्या तुम लेकर आई हो? लेकिन तुम मुझे कैसे ला सकती हो? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। आरोही पहले खुद ही सवाल करती है, फिर खुद के ही सवाल का जवाब देती हुई चांदनी से वह सवाल करती है। नहीं भाभी, आप पहले शांत हो जाइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ। बताती हूँ कि आप यहाँ कैसे आई। चांदनी आरोही से बोलती है। पहले आप यह सूप पी लीजिए और मेडिसिन ले लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बेड के साइड टेबल पर रखी हुई सूप की बॉल को उठा चांदनी आरोही के सामने करती हुई उससे बोलती है। नहीं चांदनी, पहले मुझे तुम बताओ कि मैं यहाँ कैसे आई। अपने सामने रखे हुए सूप के बाउल को अपने हाथों से हटाती हुई आरोही चांदनी से बोलती है। भाभी आप पी लीजिए, वरना भाई मेरे ऊपर नाराज होंगे। ना जाने कितनी बार फोन करके आपके बारे में पूछ चुके हैं। चांदनी फिर से सूप के बाउल को आरोही के सामने करती हुई उससे बोलती है। क्या कहा भाई? कौन भाई? हैरान होती हुई आरोही अपनी दोनों आंखों को छोटी करते हुए चांदनी से सवाल करती है। ओहो भाभी, आप भी ना। किसे भाई मैं बोलती हूँ? कौन भाई है मेरे? अतर्व भाई की बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूंगी? चांदनी आरोही से बोलती है। क्या वे यहाँ आए थे? आरोही चांदनी से पूछती है। हाँ भाभी, अतर्व भाई यहाँ आए थे, और भाई ही आपको यहाँ लेकर आए थे। चांदनी आरोही को बताती है। लेकिन भाई यहाँ कैसे आए? उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? आरोही आंखें छोटी किए हुए फिर से चांदनी से सवाल करती है। भाई को मैंने बताया भाभी, रात होने को आई थी और आपका कुछ पता नहीं चल रहा था। आपका फोन भी स्विच ऑफ था, और हमारे आदमियों को आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं परेशान होकर भाई के पास फोन कर दी, और भाई को जैसे ही आपके बारे में पता चला, वह तुरंत यहाँ आ गए। चांदनी आरोही को बताती है। क्या अथर्व सर मेरे लिए यहाँ आए? अब और भी हैरान होती हुई चांदनी से सवाल करती है। हाँ भाभी, भाई आपके लिए यहाँ आए हैं, और भाई आपको फ्रीजर से निकाल यहाँ लेकर आए हैं। चांदनी आरोही को बताती है। लेकिन वह अभी हैं कहाँ? आरोही फिर से चांदनी से सवाल करती है। भाभी, उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो वापस चले गए। चांदनी आरोही से बोलती है। क्या, वापस चले गए? उदास होती हुई आरोही चांदनी से पूछती है। हाँ भाभी, वे वापस चले गए। चांदनी आरोही से बोलती है। इधर अथर्व स्विट्जरलैंड पहुंच चुका था। उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में कई लोगों से घिरा हुआ वह बैठा था। सामने स्क्रीन पर कुछ वीडियो चल रही थी। अथर्व को दिखाते हुए स्क्रीन के पास खड़ा हुआ एक आदमी अथर्व को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अथर्व का ध्यान तो वहां था ही नहीं। उसका ध्यान तो आरोही पर था, जिसे वह ऐसी हालत में छोड़ यहाँ वापस स्विट्जरलैंड आ गया था। ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। और अथर्व अगर आज की ये मीटिंग नहीं अटेंड करता, तो उसे और 2 से 3 महीने यहाँ रुकना पड़ सकता था, जो कि अथर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म कर वापस आरोही के पास जाना चाहता था। बार बार उसके सामने आरोही का वही सफेद पड़ा हुआ चेहरा सामने नजर आ रहा था, जो उसे और भी बेचैन कर रहा था। वह जब से वापस आया था, तब से न जाने कितनी बार चांदनी के पास और अपने आदमियों के पास फोन करके वह आरोही के बारे में पूछ चुका था। इधर आरोही यह जानकर बहुत ही उदास हो गई थी कि अथर्व उसे छोड़कर ऐसी हालत में भी चला गया। क्या वह अथर्व के लिए कोई मायने नहीं रखती? लेकिन अगर कोई मायने नहीं रखती, तो फिर वह उसके लिए यहाँ स्विट्जरलैंड से वापस इंडिया क्यों आया था? आरोही को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व के लिए वह क्या मायने रखती है। कुछ देर बाद चांदनी आरोही को सूप पिलाती है और उसे मेडिसिन देती है। भाभी, क्या अब आप ठीक हैं? हम वापस घर चलें? आरोही की तरफ देखती हुई चांदनी आरोही से पूछती है। आरोही अपने पैरों को बेड से नीचे रखते हुए खड़ी होती है। हाँ चलो। कदम बढ़ाते हुए आरोही चांदनी से बोलती है। इस वक्त उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह लड़खड़ाने को होती है, तभी चांदनी आगे बढ़कर उसे थाम लेती है। संभाल कर भाभी, चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आरोही को अपना सहारा देते हुए
चांदनी आरोही से बोलती है। वैसे भाभी, आप चाहें तो यहाँ रुक कर रेस्ट कर सकती हैं, मैं भाई को बोल दूंगी। चांदनी आरोही से बोलती है, क्योंकि चांदनी को आरोही की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं चल लूंगी। यहाँ रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आरोही चांदनी से बोलती है। तभी आरोही की नज़र अपने कपड़ों पर जाती है। उसने तो कल दूसरे कपड़े पहने थे, ये कपड़े उसके शरीर पर कैसे आए? आरोही अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तरफ देखती हुई सोचती है। चांदनी, तुम कब आई यहाँ? आरोही चांदनी से सवाल करती है। भाभी, जब आपको होश आया उसके कुछ घंटे पहले मैं यहाँ आई, चांदनी आरोही से बोलती है। उसके पहले क्या अथर्व सर ही यहाँ पर थे? आरोही चांदनी से सवाल करती है। हाँ भाभी, जब मैं यहाँ आई तो रूम में भाई ही थे, उन्होंने ही डोर खोला था और बाहर उनके गार्ड्स और बहुत सारे आदमी थे। चांदनी आरोही को सहारा देती हुई आगे कदम बढ़ाती हुई आरोही से बोलती है। क्या उन्होंने मेरे कपड़े चेंज किए? परेशान होती हुई आरोही अपने मन में सोचती है। क्या मैं चांदनी से यह बात पूछूं? नहीं नहीं, उससे यह बात पूछना ठीक नहीं होगा। न जाने क्या सोचेगी वह मेरे बारे में। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? अपने मन में यह सारी बातें सोचते हुए आरोही आगे बढ़ रही थी। वह दोनों होटल के एंट्रेंस पर आती हैं, जहां ड्राइवर कार लिए हुए उनका वेट कर रहा था। साथ में कई सारे गार्ड्स भी थे। आरोही और चांदनी के वहां पहुंचते ही एक गार्ड ने आकर जल्दी से कार का डोर ओपन किया, जिससे चांदनी पहले आरोही को बिठाती है, फिर खुद उसमें बैठ जाती है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है। उस कार के आगे और पीछे एक एक कार में अथर्व के गार्ड थे, जो आरोही और चांदनी की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। कुछ ही देर में आरोही और चांदनी घर पहुंचती हैं। चांदनी आरोही को सहारा देती हुई उसे उसके रूम तक पहुंचाती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। भाभी, अब आप रेस्ट कीजिए, आप अभी काफ़ी वीक हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आरोही को बेड पर लेटा उसे ब्लैंकेट से कवर करती हुई चांदनी आरोही से बोलती है। ठीक है, तुम जाओ, चांदनी से बोलती है। आरोही की बात सुन चांदनी वहां से जाने लगती है। सुनो चांदनी, माँ कैसी हैं? आज क्या तुम्हारी उनसे बात हुई है? आरोही चांदनी से पूछती है। नहीं भाभी, आज मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। आप रेस्ट कीजिए, मैट घर पर ही है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार आरोग्य केंद्र जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। अभी मिलने का वक्त खत्म नहीं हुआ है, चांदनी आरोही से बोलती है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, आरोही चांदनी से बोलती है। चांदनी वहां से चली जाती है। दवा के असर की वजह से और वीकनेस की वजह से आरोही को जल्दी ही नींद आ जाती है। इधर किसी तरह से अथर्व अपनी मीटिंग खत्म करता है और वापस आकर अपने ऑफिस के केबिन में अपनी चेयर पर बैठता है। उसे इस वक्त आरोही की बहुत याद आ रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अपना फोन निकाल उसमें वह आरोही की पिक्चर्स को देखने लगता है। यह उस वक्त की थी जब आरोही ने तीज का व्रत रखा था। यह पिक्चर चांदनी ने अपनी फोन से ली थी, जिसे उसने बाद में फैमिली के ग्रुप में भेजा था, जिसकी वजह से यह पिक्चर अथर्व के पास भी आ गई थी। इसमें आरोही ने बाएं रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिस पर सिल्वर जरी का वर्क था। उसी की मैचिंग की उसने सिल्वर कलर की ज्वेलरी भी पहन रखी थी। हाथों में साड़ी की मैचिंग चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मांग में मांग टीका, जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अथर्व आरोही की इस पिक्चर को अपने फोन में देखते हुए उसे अपने हाथ से टच करता है। नहीं रहा जा रहा अब तुम्हारे बिना। बहुत मुश्किल से मैंने इस वक्त खुद को संभाला है। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म कर तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने लेकर आऊं और तुम्हें पूरे हक और सम्मान के साथ पूरे परिवार के सामने उस घर की बहू का दर्जा दूं। मुझसे गलती हुई, मैंने पहले तुम्हारा सच को जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तुम्हारा पूरा सच मेरे सामने आ चुका है। तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसा कि तुम्हारी मौसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था। तुमने हमें कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तुम्हें मिला और शायद हमें भी। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी मौसी है। बहुत जल्दी ये सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊंगा और तब यह भी मैं जानता हूँ कि पूरा सच जानकर तुम मेरी गलतियों को माफ कर दोगी और मुझे अपना लोगी। मुझे भी अपने दिल में जगह दोगी, जैसे तुम मेरे दिल में रहती हो। मैं भी तुम्हारे दिल में जगह बना पाऊंगा। अतर्व अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की स्क्रीन पर आरोही की पिक्चर को देखते हुए बोलता है।
इधर शाम को लगभग 6 बजे आरोही की नींद खुलती है। वह आहिस्ता से उठकर अपने बैग को बेड के ग्राउंड से टिका देती है। बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठाकर वह उसमें टाइम देखती है। अरे, मैं इतनी देर तक सोती रही। आरोही फोन की स्क्रीन में टाइम को देखते हुए बोलती है और फोन को अनलॉक कर उसमें आई फोन के नोटिफिकेशंस को चेक करने लगती है। तभी उसका ध्यान अपनी व्हाट्सएप की डीपी पर लगे हुए पिक्चर पर जाती है। आरोही इस पिक्चर को देखने लगती है। यह वही पिक्चर थी जिसे चांदनी ने उसकी पहली तीज पर ली थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।